हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं क्लास 12th की केमिस्ट्री की इस क्लास में। आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं चैप्टर 6 केमिस्ट्री का, और इसमें लास्ट क्लास में हमने समझा था कि अलिंगम चित्र क्या होता है और अलिंगम चित्र का क्या उपयोग है। आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमारी पूरी की पूरी जो स्टडी चल रही है वो केवल एक बात पर चल रही है कि किस प्रकार खनिजों से हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न चरण हैं, और हमने लास्ट क्लास में अपने देखा था उससे पिछली क्लास में कि जब हमारे पास धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं तो धातु ऑक्साइडों से शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका अपचयन करते हैं। और यदि आप धातु ऑक्साइड का अपचयन करवाना चाह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके पास एक अच्छा सा अपचायक भी होना चाहिए। तो कौन सा वो अपचायक होगा जो किसी निश्चित धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करा देगा। इस चीज के लिए ही हमने कहा था आपको कि हम अलिंगम चित्र का उपयोग करते हैं। पिछली क्लास में इतनी बातें हो चुकी थी। साथ ही हमने एक इंपॉर्टेंट बात आपको यह भी बताई थी कि जो अलिंगम डायग्राम होता है उसमें दो अक्षें होती हैं। एक हमने कहा ये एक्स अक्ष हो गई, ये हमारी होगी वाई अक्ष। जहां एक्स अक्ष में आप देख सकते हैं यहां पर हम क्या लिखते हैं, तापमान, यानी कि टेम्परेचर होता है हमारे पास। उसी प्रकार जो हमारी वाई अक्ष होती है, इस वाई अक्ष में क्या होता है, डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी। ये हमारा किस में होता है, वाई अक्ष में होता है, इस डायरेक्शन में। तो एक्स अक्ष में क्या है, तापमान, जिसको आप टी से प्रदर्शित कर सकते हैं, और वाई अक्ष में क्या है हमारा डेल्टा जी, जो कि हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन की, हम कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार पूरी डिटेल में बात समझाई थी कि गिब्स एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है। तो ऑक्सीजन की जो डेल्टा जी जो होगी, जिसको हम गिब्स एनर्जी कहते हैं, वो किलो जूल पर मोल पे हम क्या लेते हैं, वाई अक्ष पर लेते हैं। अब पहली बात कि आखिर अलिंगम चित्र क्या होता है, तो बता दिया कि अलिंगम चित्र तापमान तथा ऑक्सीजन के जो गिब्स एनर्जी होती है किलो जूल पर मोल, इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट होता है। इसका क्या उपयोग है, सेकंड आपसे कोई पूछ सकता है एक नंबर के प्रश्न में। तो इसका उपयोग यह है कि धातु ऑक्साइडों से धातु को प्राप्त करने के लिए हम एक जो अपचायक का चयन करेंगे, वो अपचायक कौन सा होगा, कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा, उसकी जानकारी हमें क्या देता है, अलिंगम चित्र देता है। तो प्यारे बच्चों, इतनी सब बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और आज इसी की हम स्टडी करेंगे। लास्ट में एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिटेल में समझेंगे। पहली जो हमारी आज की क्लास है उसमें पहला पॉइंट आता है कि धातु से ऑक्साइड बनाने की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें अलिंगम चित्र में वो सब धनात्मक होती है। देखिए, एक बात का ध्यान रखना कि हमारा उद्देश्य क्या है, धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। लेकिन अलिंगम चित्र में आप देखेंगे उसमें क्या हो रहा है कि धातु से धातु ऑक्साइड बन रही है, यानी कि हम जो प्रोसेस चाह रहे हैं उसका विपरीत हो रहा है। तो आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये चीजें क्या है। तो पहला तो हमने कहा कि जितने भी अभिक्रियाएं होंगी जिसमें धातु से धातु ऑक्साइड बन रही होंगी वो सारी धनात्मक होगी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ देखिए यह है कि आप जितने भी ग्राफ को देखेंगे ये नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे आए, केवल एक को छोड़ करके। इस वाली रिएक्शन को यदि छोड़ दिया जाए, ये वाली हमारी जो रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन रही है, इस रिएक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी रिएक्शन ऊपर की ओर बढ़ रही है, ये ऊपर की ओर बढ़ रही है। इसलिए पहला पॉइंट है कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में धातु से धातु ऑक्साइड बन रहे हैं उन सब का ग्राफ क्या है, धनात्मक है। पहली बात क्लियर होगी। सेकंड पॉइंट में चले। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, यदि अभिक्रिया के दौरान कोई अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन इसका अर्थ है कि कोई पदार्थ जो है अभिक्रिया के दौरान ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में यदि परिवर्तित होता है तो वहां पर आप देखेंगे जो हमारा अलिंगम चित्र का ग्राफ है वो एक थोड़ा सा टर्न ले लेगा, एक उसमें उसके स्लोप में तेजी आ जाएगी। कहां पर, ये देखिए, जैसे आप यहां से गए तो इस पॉइंट पर यदि आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट हमें इस बात को दिखाता है कि यहां पर ये जो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हो रहा है, यहां पर यह अवस्था परिवर्तन हो रही है। चाहे यहां पर देख लीजिए, चाहे इस वाले पॉइंट पर देख लीजिए, इन सब बिंदुओं पे क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रही है। तो जहां पर भी आपको कोई ग्राफ एकदम कहीं पर कोण सा बन करके सीधे ऊपर जाते हुए दिखाई दे तो आप समझ जाना वहां पर अवस्था परिवर्तन को वो शो करता है। तो दोनों पॉइंट मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे आपके। अब अगले पॉइंट में चलें।
तो ये आपका क्लियर हो गया। थर्ड में देखिए, कहता है ताप बढ़ाने पर डेल्टा जी भी बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर डेल्टा जी का मान, जिसको हम कहते हैं गिब्स एनर्जी, उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तथा कुछ धातुओं जैसे Hg, Ag, Au के वक्त डेल्टा जी के शून्य मान के स्तर को भी पार कर जाते हैं। इसको कैसे समझेंगे, ये देखिए आप, हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। हमने कहा यदि मैं इस तरीके से ग्राफ बनाऊं, किस किस के बीच में होगा, आप समझ सकते हैं, ये डेल्टा जी है और ये हमारा टेम्परेचर है। तो यदि ये शून्य वाला है, क्योंकि ये शून्य है, इससे नीचे के जितने भी मान हैं वो सारे किसमें, माइनस में, ऋणात्मक रूप में है। ये सारे के सारे जो नीचे के जितने भी ये मान हैं, ये सारे क्या है, माइनस में। तो इन तीनों के लिए, मरकरी के लिए, सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए, इन तीनों के लिए वक्र के जो मान होते हैं वो इस वाली रेखा को पार कर जाएंगे। ये इस तरीके से पार कर जाएंगे, ऐसे पार कर जाएंगे। किसके मान, किन वक्रों के मान, इन तीन वक्रों के मान। तो ये बात इसने समझाई है। अगला समझे, इसी प्रकार के आरेख सल्फाइडो तथा हैलाइडो के लिए भी बनाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि उनके वक्र भी इस शून्य वाली रेखा को पार कर जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर शून्य वाली रेखा को पार करने से क्या फर्क पड़ता है। आपको ध्यान हो, हमने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि यदि कोई भी अभिक्रिया है जो कि हम इनमें इस्तेमाल कर रहे हैं धातु ऑक्साइडों का धातु में परिवर्तन के लिए, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग में ला रहे हैं, यदि उनकी गिब्स एनर्जी धनात्मक होगी तो वह अभिक्रिया फिजिबल नहीं होगी, वह अभिक्रिया स्वतःस्फूर्तित नहीं होगी, वह अभिक्रिया हम कह सकते हैं एक प्रकार से संभव नहीं होगी। और यदि गिब्स एनर्जी का मान किसी अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक हो तो वह अभिक्रिया फिजिबल भी होती है, स्वतःस्फूर्तित भी होती है, और हम कह सकते हैं वो आसानी से घटित होती है। तो इसलिए आपको यह बात समझनी है कि इन तीन रिएक्शंस में डेल्टा जी का मान यदि ऋणात्मक आ रहा है तो इसका अर्थ है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, इन अभिक्रियाओं में अपचायक जो हम इस्तेमाल करेंगे वो कैसा करेंगे। क्योंकि अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि जब अपचयन की घटना घटित होती है तो दो अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं और उन अभिक्रियाओं की अलग अलग गिब्स एनर्जी होती है। उनको जोड़ करके हम एक परिणामी गिब्स एनर्जी निकालते हैं संयुक्त अभिक्रिया की। उसका मान ऋणात्मक है तो अभिक्रिया संभव है, उसका मान यदि धनात्मक है गिब्स एनर्जी का तो अभिक्रिया संभव नहीं है। धीरे धीरे हम समझेंगे, पेशेंस रखिएगा प्यारे बच्चों। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने कहा कि इसी प्रकार सल्फाइडो तथा हैलाइडो के भी बनाए जा सकते हैं। अगर उनके भी ये डेल्टा जी के मान पॉजिटिव जीरो को पार करके यदि आगे निकल जाएंगे तो इसका मतलब वो सारे मान क्या हो जाएंगे, इससे ऊपर डेल्टा जी का मान क्या है, पॉजिटिव है। और यदि पॉजिटिव है तो अभिक्रिया संभव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि यदि इस आरेख में लिंगम चित्र में सल्फाइडो और हैलाइडो को भी हम प्रदर्शित करें तो पता चलता है कि वह उनके द्वारा जो अपचायक है या उनका जो अपचयन है वो आसान नहीं है। भाई यही तो मोटिव था कि हमारे पास धातु के जो सल्फाइड होते थे उन सल्फाइडों को हम किस में परिवर्तित करते थे, ऑक्साइडों में परिवर्तित करते थे। और अगर सल्फाइडों का अपचयन इतना ही आसान होता तो हम धातुओं को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों करते, हम सीधे सल्फाइडों का ही अपचयन नहीं कर लेते। लेकिन यह लिंगम चित्र बताता है कि सल्फाइडों तथा हैलाइडों का अपचयन क्या है, एक मुश्किल काम, इसलिए हम धातुओं को धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित करते हैं, सल्फाइडों को या हैलाइडों। तो मुझे लग रहा है यह सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट में जो मैंने आपको बात बताई वही इसमें लिखी हुई है कि उससे यह स्पष्ट होता है कि धातु सल्फाइड का अपचयन कठिन क्यों है। साथ ही धातु सल्फाइड के लिए डेल्टा जी का के युग्मन द्वारा ऋणात्मक बनाना कठिन होता है। अब युग्मन का अर्थ क्या होता है, फिर से समझा दूं कि दो अभिक्रियाओं के योग से परिणामी अभिक्रिया को बनाना, यह एक प्रकार से युग्मन प्रभाव है। और पहली अभिक्रिया का हम कह सकते हैं एक डेल्टा जी का मान कुछ एक होगा, दूसरी अभिक्रिया का डेल्टा जी का मान कुछ और होगा। फिर उन दोनों को जोड़ते हैं तब परिणामी अभिक्रिया का डेल्टा जी का मान निकालेंगे, गिब्स एनर्जी का मान, तब देखेंगे ये संभव है कि नहीं है। आपको मैं समझ रहा हूं आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बार बार कुछ ऐसी चीजें आ रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, पर प्यारे बच्चों निश्चित रूप से समझ में आएगी।
तो ये चारों पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर है। गिब्स एनर्जी में सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, गिब्स एनर्जी का क्या उपयोग है, तो आपको पता होना चाहिए वह धातु ऑक्साइडों से धातु को प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त अपचायक के चयन में हमारी हेल्प करती है। दूसरी बात, ये जो अलिंगम चित्र है ये किस किस के बीच में ड्रॉ किया जाता है, तो यह किया जाता है ताप के और हम कह सकते हैं डेल्टा जी यानी कि गुप्त ऊष्मा, किसकी, ऑक्सीजन की गुप्त ऊष्मा जो किलो जूल पर मोल में होती है, इनके बीच में ड्रॉ किया जाता है। और बाकी चीजें कि इसमें मैक्सिमम जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका वक्र का दिशा क्या होती है, हम कहेंगे धनात्मक होती है, वो ऊपर की ओर चलती है। ये दिखा रहे हैं ना हम आपको, यह क्या है, सब ऊपर की ओर जा रही है मैक्सिमम। केवल एक ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाली जो ये वाली अभिक्रिया है इसको छोड़ के बाकी सब ऊपर जा रही है, तो ये सब धनात्मक है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके जो मेन मोटिव है उसको समझने के लिए। तो उसके लिए हम चलेंगे दोबारा से अलिंगम चित्र में। अब हम प्रैक्टिकली ये जानेंगे कि आखिर अलिंगम चित्र के द्वारा हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी अपचायक किसी निश्चित ताप पर धातु ऑक्साइडों का अपचयन कर पाएगा या नहीं, इसको समझना है। और ये समझ में आ गया तो सब चीजें आसान होंगी। तो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज आ रही है, देखिए मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, हम एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। तो सबसे पहले एक अभिक्रिया लिखता हूं। मैंने कहा एक मेरे पास रिएक्शन है, हमने कहा ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शायद थोड़ी दिक्कत करेगा इसलिए हम ले लेते हैं यहां, इसकी जगह ले लेते हैं ये। तो हमने क्या कहा, एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, अब दिख रहा होगा आपको। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड है, हम कहते हैं इसमें कार्बन एक अपचायक के रूप में हमने उपयोग में लाए और इससे हमारा क्या बन गया, इससे हमारा बन गया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यह अभिक्रिया। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या जिंक ऑक्साइड का जिंक में जो हम कह रहे हैं अपचयन हो रहा है किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा, उसके लिए दो ताप आपको दे दिए। एक ताप मान लेते हैं हम यहां पर ले रहे हैं 400 और 800 के बीच में हमने ले लिया, मान लेते हैं 600। तो पहला आपको बताना है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और सेकंड हम दूसरा ताप ले लेते हैं और वह ताप मान लो हम ले लेते हैं 1200 पे। ठीक है, बिल्कुल 1200 पे चलेगा। तो सेकंड 1200 पे ले लेते हैं, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दो तापों पर बताना है यह भी क्रिया संभव है कि नहीं है, और यहीं पर आपको लिंगम चित्र की हम कह सकते हैं विशेषता पता चलेगी इस एग्जाम्पल के थ्रू। अभी थ्योरी तो लग रहा है आपको बहुत कठिन लग रही होगी, लेकिन अब आपको समझ में आएगी। अब देखिए, जब ऐसा कभी कोई आपके पास प्रश्न आए, बहुत बार आएंगे ऐसे प्रश्न आपके सामने, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला ले लेना है, सबसे पहला सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला वाला लेना है जब T की वैल्यू कितनी है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड ले ली। तो अब सोचिए यह अभिक्रिया यदि घटित होगी तो कैसे होगी। इस रिएक्शन में चलते हैं। यहां पर ये जिंक ऑक्साइड से ZnO बन रहा है, जबकि हम ZnO से जिंक लेना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरा, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड यहां बन रही है, तो दो रिएक्शन है, 2C प्लस O2 से 2CO। तो पहली रिएक्शन में क्या लिख रहा हूं, 2C प्लस O2 से क्या बन गया, 2CO। पहली रिएक्शन ये हो गई। और दूसरी रिएक्शन कौन सी है, 2Zn प्लस O2 से ZnO। तो हमने कहा 2Zn प्लस O2 से 2ZnO। ये हमारी क्या हो गई, दूसरी रिएक्शन हो गई। अब इस वाली रिएक्शन में क्योंकि हम अपचयन करना चाह रहे हैं, यह तो हमने कौन सी रिएक्शन लिख ली, ये वाली, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ZnO से Zn को प्राप्त करना है। इसलिए हम जो हमारी इसमें ये अभिक्रिया लिखी हुई थी इसको पलट के लिखेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान रखना मेरी बातों को, एक एक स्टेप समझा रहा हूं। तो इस रिएक्शन को पलट के लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे पलट के, इधर वाला पक्ष है 2ZnO, तो लिख लिया 2, यह गया 2ZnO प्लस क्या आएगा, 2ZnO से क्या बन रहा है, 2Zn प्लस O2।
तो ये प्लस भी हटा देंगे। ये 2ZnO इसी रिएक्शन को लिख रहे हैं, ये 2ZnO पहले लिख लिया, अब 2Zn प्लस O2 ये लिखते हैं, 2Zn प्लस O2 ये लिख लिया। बस इस सभी क्रिया को पलट के लिखना है, क्योंकि हमें जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालना है और ऑक्सीजन को हटाना है, उसका अपचयन करना है। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों अभिक्रियाओं को यदि जोड़ें तो जोड़ने पर क्या होगा, ये लीजिए जोड़ दिया हमने दोनों अभिक्रियाओं को। तो देखिए क्या है, ऑक्सीजन यहां भी है, ऑक्सीजन यहां भी है, तो इस वाले पद से ये वाला पद कट जाएगा। आप जानते हैं समीकरणों को जोड़ने में ऐसे किया जाता है, बाएं पक्ष में जो चीजें हो दाएं पक्ष से काट दी जाती है। तो क्या बनेगा, तो देखिए यहां पर आ जाएगा 2ZnO प्लस 2C से क्या बन गया 2Zn। ये आप लोग 2 और Z में कंफ्यूज ना हो, ये 2 हो गया और साथ में क्या आ गया Zn, और साथ में आ गया प्लस 2, साथ में क्या आ गया CO, ये आ गया। अब आप चाहें तो 2 सब में कैंसिल कर लीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ZnO प्लस C से क्या बन गया Zn प्लस CO। और यही तो हमारी मेन रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन, ये मुख्य अभिक्रिया, इसी को तो हम प्राप्त करना चाह रहे थे। तो आप कह रहे होंगे सर ये तो आसान काम है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों की, इस पहला पॉइंट क्या है, जब टेम्परेचर 600 डिग्री है तो यह रिएक्शन संभव है कि नहीं है, इसको समझना है। अब कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम चलते हैं पहली रिएक्शन में 2C प्लस O2 से 2CO बन रहा है। तो देखिए ये 2C प्लस O2 से 2CO बन रहा है, तो कौन सी हमारी, हम कह सकते हैं कौन सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन बन रही है। देखिए ये वाली लाइन, ये मैंने इसको ऐसे बना दिया, ग्रीन से बना दिया, आपको समझ में आ जाए। एक तो ये चाहिए हमें, दूसरी लाइन कौन सी चाहिए, दूसरी लाइन ये वाली चाहिए। अब इसको कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ये दूसरा कलर ले लेते हैं, ZnO वाली लाइन, ये दूसरी लाइन ये, फिर ये यहां से ऐसे चली गई, ये इन दोनों से हमको मतलब है, ये 2CO प्लस O2 और 2Zn प्लस O2, इनसे। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए कि ताप है कितना 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 600 कहां आएगा 400 और 800 के ठीक बीच में, ये वाला ताप कितना होगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें इसको डील करना है प्यारे बच्चों। तो अब क्या करना है, यहां से ऊपर ले जाती हुई एक सीधी रेखा आपने ले जानी है। तो सीधी रेखा को मैं ले जाता हूं ऊपर की ओर। इससे पहले थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लूं, तो यहां से 600 से ऊपर मैं ले जा रहा हूं एक सीधी लाइन, तो ऐसे ऐसे करके ले जा लेते हैं। ये लगभग ऐसी एक मैंने सीधी लाइन खींच दी। आप अपनी कह सकते हैं स्केल लेकर के, और जो एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम है उसमें एक सीधी लाइन ऐसे 600 से ऊपर खींच देना, खींच दी। अब हमारी दो रिएक्शन कौन सी थी, एक ये रेड वाली और एक ये ग्रीन वाली, यही दो थी ना। तो अब क्या करना है आपने, सबसे पहले ये जो हमारी 2CO2 वाली है, जहां पर ये ग्रीन लाइन को काटती है ब्लैक लाइन, यहां से इस पर एक हम कह सकते हैं ऐसे करके एक रेखा खींच देते हैं। तो रेखा ने लगभग कितने को काटा, 400 माइनस 400 को काटा। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस बिंदु पर कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर के जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो इस ताप पर जो गिब्स एनर्जी होती है वो -400 किलो जूल पर मोल होती है। तो यानी कि गिब्स एनर्जी का मान यहां पर कितना आ गया, इस रिएक्शन के लिए कितना आ गया, ये निकल गया डेल्टा जी बराबर -400 और किलो जूल पर हम लिख सकते हैं मोल, ये आ गया। तो इसके लिए तो निकाल दिया। अब दूसरा किसके लिए निकालना है, ये ZnO वाली रेखा के लिए निकालना, लाल वाली के लिए। तो फिर से इस लाइन से इधर की ओर हमने क्या कर देना, एक ऐसे करके एक डॉट डॉट करती हुई लाइन खींच देते। तो कहां पर काटा इसने, यह देखिए यहां पर काट दिया इसने -500 पर। तो इसका अर्थ है कि, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करें, यहां पे लिख लेते हैं डेल्टा जी बराबर कितना आ जाएगा, यह है -500। अब यहां पर समझने की बात है प्यारे बच्चों, ये -500 है किसका, जब Zn
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक का ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम जिंक ऑक्साइड से जिंक को ले रहे हैं, जिंक प्राप्त कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि यहां पर जो ये गिब्स एनर्जी नेगेटिव में है, केवल आपको इसका साइन बदलना पड़ेगा। तो यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू -500 ना होकर के कितनी आ जाएगी, +500 किलो जूल पर मोल। क्योंकि ये वाले रिएक्शन देखिए हमने उल्टी लिखी है, यहां पर है 2Zn + O2 से 2ZnO है, जबकि हमने यहां लिखा है 2ZnO से 2Zn + O2 ऐसे लिखा है। इसलिए ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इसमें सही सही आंकड़ों के द्वारा रिजल्ट निकाल पाएंगे। अब ये हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो अभिक्रिया की यहां पर लिखते हैं डेल्टा जी, इस पूरी अभिक्रिया की जो हम कह सकते हैं गिब्स एनर्जी होगी वो क्या होगी, 500 प्लस का है, 400 माइनस का है, तो कितनी हो जाएगी, +100 किलो जूल पर मोल। तो इस ताप पर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गिब्स एनर्जी आ रही है वो धनात्मक आ रही है, ऋणात्मक नहीं आ रही है। और धनात्मक आएगी तो क्या अभिक्रिया संभव है, हम कहेंगे नहीं है। तो यहां लिखेंगे क्योंकि 400 डिग्री, 400 नहीं है 600 है, तो क्योंकि 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हम कहते हैं युग्मन मतलब दोनों समीकरणों को जोड़ने के पश्चात, पर युग्मन की गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा धनात्मक है, अतः अभिक्रिया फिजिबल नहीं है, स्वतः स्फूर्त नहीं है, स्वतः स्फूर्त नहीं है। इसका अर्थ है ये संभव नहीं है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम नहीं कर रही है हमारे। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब काफी आसान है कि जो ताप आपको दे दिया 600 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे ग्राफ में ड्रॉ कर लीजिए, फिर क्या करिए, वहां से ऊपर की ओर एक डॉट डॉट करती हुई सीधी लाइन खींच लीजिए। तो वहां पर फिर ये जो दो हमने अभिक्रियाएं लेकर के परिणामी अभिक्रिया बनाई थी, इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए गिब्स एनर्जी निकालिए। जो कार्बन मोनोऑक्साइड की गिब्स एनर्जी होगी वो तो ऋणात्मक ही आएगी, जैसे हमने यहां पर बनाया है ग्रीन लाइन को टच करते हुए यहां पर, क्योंकि वो तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, जो कि ये अभिक्रिया है। लेकिन जो दूसरी अभिक्रिया होगी उसके लिए गिब्स एनर्जी क्या लेंगे, नेगेटिव ने लेकर के पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हम, अब आपके पास जो अलिंगम चित्र है वहां पर धातु से धातु ऑक्साइड बन रहे हैं, लेकिन हम उल्टा काम कर रहे हैं। हम यहां क्या कर रहे हैं, धातु इन से धातु ऑक्साइडों को धातु में परिवर्तित कर रहे हैं। तो आपको गिब्स एनर्जी के निशान को परिवर्तित करना पड़ेगा, और ये करने के बाद दोनों को जोड़िए, परिणामी जो हमारे पास अभिक्रिया है उसकी गिब्स एनर्जी निकालिए, यही आपके युग्मन की ऊर्जा हो जाएगी, गिब्स एनर्जी निकल जाएगी। यदि धनात्मक है तो अभिक्रिया स्वतःस्फूर्त नहीं है, और यदि ऋणात्मक होती तो स्वतःस्फूर्त होती। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम एक बार और करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे आप समझ सकते हैं। हमने क्या करना है, अब की बार लेंगे कितना ताप, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, और कार्बन ही लेंगे, तब देखते हैं ये घटित होगी कि नहीं होगी। तो क्या करते हैं, इस डायग्राम को एक बार दोबारा से ले आते हैं। हमें इस डायग्राम की दोबारा जरूरत है, तो हम डायग्राम को दोबारा लाते हैं। ये हमने डायग्राम ले आए, यह डायग्राम हमारे पास। अब दोबारा से इस डायग्राम पे चलते हैं। अब की बार हमें क्या करना है, जो हमारे पीछे आप यदि ध्यान दीजिए तो हमारी अभिक्रियाएं वही दो हैं, C + O2 से 2CO, और 2ZnO Zn + O2 में बदल रहा है। तो यही दो अभिक्रियाएं इसमें ले रहे हैं। तो पहली अभिक्रिया कौन सी है, तो हम सेकंड कौन सा ले रहे हैं, दूसरे में लिया हमने, जब टेम्परेचर का मान कितना हो, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब इस कंडीशन में चेक करेंगे। तो पहली अभिक्रिया हमारी कौन सी थी, 2C + O2 से 2CO, यहां पे लिखते हैं 2C + O2 से 2CO। और दूसरी अभिक्रिया हमारी कौन सी थी, इसको मैंने कहा था पलट के लिखना है, 2ZnO,
यहां पे लिखा है 2ZNO, किसमें परिवर्तित हो रहा है 2ZN प्लस O2, ये बन गया। अब इन दोनों के लिए गिब्स एनर्जी निकालनी है फिर से, कितने में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो फिर तरीका क्या है, सबसे पहले ढूंढिए, मैंने कहा पहला काम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड कहां है, यह वाला पॉइंट है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कलर बदल लें, तो हमने कहा 1200 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा है, ये वाला पॉइंट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है। कौन कौन सी दो हम कह सकते हैं समीकरण थी, एक समीकरण तो हमारी ये वाली थी, अब इनको भी बनाना पड़ेगा पहले। हमने कहा कौन सी थी, एक तो ये वाली है और दूसरी कौन सी अभिक्रिया थी, ये वाली थी, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दो अभिक्रियाएं थी। तो अब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से एक रेखा सीधी ऊपर की ओर खींचनी है आपने, तो खींचते हैं चलिए। तो हमने क्या करा, ये अभिक्रिया एक ऊपर की ओर खींच देते हैं यहां से। हम तो ये अप्रोक्सीमेशन में ले रहे हैं प्यारे बच्चों, पर आपको बिल्कुल सही सही लेना है। ऐसी खींच दी। अब इस काली लाइन ने इन दोनों ग्रीन लाइनों को, एक ये वाली ग्रीन लाइन है, एक ये वाली ग्रीन लाइन है, इन दोनों को कहां कहां पर काटा, एक तो यहां पर काट दिया इस बिंदु पर, और एक कहां पर काटा, इस बिंदु पर। इन बिंदुओं से इस y अक्ष पर लंब खींचना है आपने, इधर लाना है। तो लाइए, तो कितना आ जाएगा, ये इस तरीके से मैं बढ़ाते चले गया इसको, तो लगभग कितने में आया, 500 में। तो इसके गिब्स एनर्जी कितनी होगी, 500 होगी। तो यहां पर इसकी लिख देंगे डेल्टा जी बराबर -500, मैंने ये लिख दी। सेकंड में चले, इस वाले में, इस वाली रेखा, ये जिंक से जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं, यानी कि धातु ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, इससे यहां पर रेखा खींचे, तो यहां पर भी एक रेखा खींच देते हैं। ऐसे करके डॉट डॉट करती हुई लाइन सीधे खींच देनी है। मान लो तो ये 300 पर काट रही है, हो सकता है वो 320 हो, 310 हो, या हम कह सकते हैं कि क्योंकि 300 और 400 के बीच में, तो इनके बीच में आएगा, तो हमने इसको 300 ही मान लिया। तो दूसरे की गिब्स एनर्जी क्या है, 2Zn प्लस O2 की, ये हमारे पास आएगी डेल्टा जी बराबर कितनी आई, 300। अब ये माइनस में थी, लेकिन मैंने कहा था आपको क्या करना है, प्लस में लेनी है, क्योंकि हम इस अभिक्रिया को विपरीत प्रोसेस में ले रहे हैं। हम ZnO से जिंक और ऑक्साइड निकालना चाह रहे हैं, जिंक और ऑक्सीजन मिलकर के ZnO नहीं बना रहे। तो यहां पर हमने कर दी, इसलिए यहां की जो गिब्स एनर्जी क्या आएगी, हम कह सकते हैं ये धनात्मक आएगी इसकी। तो अब परिणामी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, दोनों को सबको जोड़ देते हैं। ये आप लिख सकते हैं इसे, ये है किलो जूल पर मोल, यहां पर भी किलो जूल पर मोल, ये आप खुद से लिख सकते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, अभिक्रिया को लिखें तो ये आ जाएगा हमारा सबसे पहले 2ZnO प्लस 2C। हमने कहा था इस O2 से ये वाला O2 कट जाएगा, तो यहां पर अभिक्रिया क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2Zn प्लस 2CO। अब सब जगह 2 है तो काट दीजिए 2 को, तो क्या बच जाएगा, ZnO प्लस C से क्या बन गया, Zn प्लस CO, ये बन गया। अब इसकी कुल गिब्स एनर्जी कितनी निकल के आई, तो देख लीजिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू, अब की बार 500 माइनस के हैं और 300 प्लस के हैं, तो टोटल कितना है, -200 किलो जूल पर मोल। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है, अतः यह अभिक्रिया क्या है, स्वतः स्फूर्त है, यानी कि फिजिबल है, ये संभव है यह अभिक्रिया। और यही हमने देखा था जब हमने टेम्परेचर कितना दिया था, हमने 400 और 800 के बीच में 600 लिया था पिछले वाले डायग्राम में, ये पिछले वाले डायग्राम में 600 लिया था ये वाला, तो देखा था अभिक्रिया स्वतःस्फूर्त नहीं थी, इन दोनों की गिब्स एनर्जी पॉजिटिव में आ रही थी। तो यह है अलिंगम चित्र का उपयोग। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है इन दो एग्जाम्पल से, इस एक एग्जाम्पल में जो दो टेम्परेचर हमने लेकर के आपके सामने रखा है, आपको इससे अलिंगम डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बाकी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब हम देखें इसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, अलिंगम डायग्राम को बहुत अधिक उपयोग है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी तो होंगी, कुछ ऐसे भी तो होंगे, इसमें ड्रॉबैक भी तो होंगे। तो जो ड्रॉबैक हैं वो ये हैं कि पहला, अलिंगम चित्र केवल यह प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं, केवल ये बता रहा है। लेकिन अभिक्रिया संभव है तो उसका वेग क्या होगा, इसको कभी भी अलिंगम चित्र स्पष्ट नहीं करता है। अर्थात अभिक्रिया धीरे धीरे चलेगी, अभिक्रिया तेजी से घटित होगी, इस बात को अलिंगम चित्र स्पष्ट नहीं करता है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि हमने कहा कि यह ऊष्मागति की धारणा पर आधारित है, इसलिए अभिक्रिया की बल गति को ये लिखते हैं, अभिक्रिया की बल गति की कोई जानकारी नहीं देता कि अभिक्रिया धीमी है अथवा तेज है, इसको यह जानकारी इसकी नहीं देता, पहली बात। सेकंड, डेल्टा जी का निरूपण साम्य स्थिरांक के पर निर्भर है। साम्य स्थिरांक आप समझते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, जब अभिक्रिया घटित होती है तो एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर अभिक्रिया साम्य अवस्था में पहुंच जाती है। तो कह रहे हैं ये जो निरूपण साम्य स्थान के पर आधारित है, डेल्टा जी यानी कि गिब्स एनर्जी का जो हम ले रहे हैं वो साम्य स्थिरांक के पर आधारित लेते हैं। अतः यह माना जाता है कि अभिकारक तथा उत्पाद क्या है, साम्यावस्था में है, जो कि सभी अभिक्रियाओं के लिए संभव नहीं है। खासकर कब, यदि हम कहें उन दोनों में से, अभिकारक या उत्पाद में से यदि कोई एक ठोस में हो, क्योंकि यदि वो ठोस अवस्था में होंगे, दोनों में से कोई भी एक ठोस में हो या दोनों ठोस हो, तो यह साम्यावस्था संभव नहीं हो पाएगी। तो इस स्थिति में हम अलिंगम चित्र का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो यह है प्यारे बच्चों अलिंगम चित्र की सीमाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जितनी भी अलिंगम चित्र से रिलेटेड जो भी आपके कंफ्यूजन रहे होंगे वो अच्छे से दूर हो गए होंगे कि किस प्रकार अलिंगम चित्र का उपयोग किया जाता है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं अलिंगम चित्र को समझने में, लेकिन मैंने आपको 2 टेम्परेचर बना करके वहां से यह समझाया कि कब अभिक्रिया फिजिबल है, स्वतःस्फूर्त है, कब संभव है और कब संभव नहीं है। तो उन दोनों से आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि फिर भी आपके कहीं पर डाउट है तो आप चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिसका मैं आपको समय रहते जवाब दे पाऊं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। हाँ प्यारे बच्चों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस बार हमने स्क्रीनशॉट की बात ही नहीं करी, ये तो पिछली बार का था। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4, नेक्स्ट का 1 2 3 4, अगले का स्क्रीनशॉट 1 2 3 4। अब प्यारे बच्चों ये जो हैं इसके पीडीएफ नोट्स आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। जो हमारा ऐप है एडुविल ऐप, उस पर आपको इसके जो नोट्स होंगे पीडीएफ नोट्स वो जल्द ही मिल जाएंगे। जैसे ही वो तैयार वहां पर अपलोड होंगे आपको मैं सूचित कर दूंगा।